हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएल पुनिया साहब। शाहनवाज जी, सीधा सवाल ये कि ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता है कभी भी, ये नफरत वाला, ये उग्र हिंदुत्व वाला, ये इससे कभी आप चुनाव नहीं जीते हैं। तो फिर जब पिछली बार भी नरेंद्र मोदी को विकास के नाम पर वोट मिला, देश सही तरह से चलाने के नाम पर वोट मिला, फिर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, फिर फेल हो गया? नहीं, हमने तो एक ही फॉर्मूला लगाया विकास का। हमने कहा कि बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए बिहार से बाहर न जाए। नहीं, बहुत कुछ कहा ना। कहा बिहार को बाहरी न बनना पड़े। हम तो विकास के मुद्दे पर गए थे। लोकसभा के चुनाव में जो दो गठबंधन था उनका अर्थमेटिक मिल गया, वो दोनों मिल गए, वो जीत गए और हम चुनाव हार गए। हम स्वीकार करते हैं। हमको लगता था कि वो वोट इकट्ठा नहीं हो पाएगा और हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर बिहार में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से एक ही मुद्दा रखा, विकास विकास विकास। हमने बिहार के पूरे चुनाव में विकास का मुद्दा बनाया। हमारे विरोधी सांप्रदायिक इशू लाते थे, जातिवाद का इशू लाते थे, आरक्षण का इशू लाते थे, हमने उसका जवाब दिया। विकास की बात कहां थी? नहीं, देखिए किशोर जी, गाय वाला जो था वो लालू जी ने जो बयान दिया था, उस बयान को हमने जनता के बीच में बताया। उसमें कहीं कोई उकसाऊ बात तो उसमें कहीं नहीं थी। पुनिया साहब, शाहनवाज जी का कहना है कि हम तो विकास, लालू जी ने कहा कि विकास की बात लेकर चले थे, हमने कहा इस तरफ से बयान दिखा दीजिए कि पहले हमने देना पड़ा। देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब ने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कही है कि जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में रखे थे वही इन्होंने विधानसभा चुनाव बिहार में भी रखे, और ये भी कहा कि इस समय हमारा कॉम्बिनेशन बन गया तो उस समय जीते, अब कॉम्बिनेशन नहीं बना तो हार गए। तो ये ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में भी और अब विधानसभा बिहार के चुनाव में भी विकास का मुद्दा से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद कहां ले गए? उसके बाद महागठबंधन के लोग नहीं लेके गए। जो ड्रिफ्ट किया एजेंडा में वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं के द्वारा किया गया। जो गो मांस की जो बात उठाई गई, जो मुद्दा उठाया, वो अखलाक के दादरी में जो घटना होती उसको लेके फटाफट गए और कहा कि देखिए अब ये अगर नीतीश कुमार बन गए तो गो मांस खाना पड़ेगा, सुशील मोदी ने कहा। और एक ऐसे मुद्दा जो था ही नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनका हरेक से 5-5% आरक्षण काट के और फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा। शाहनवाज जी, कहां से मुद्दा है? अगर आप बात करें, केवल दिमाग में अमित शाह ने खुद कहा कि पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। अमित शाह के लिए इसके क्या मायने हैं वो देख लेते हैं इस हार के, इस पे आगे बात करेंगे। पटाखे फूटेंगे ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एरोगेंस की हार है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह का घमंड बिहार में बीजेपी को ले डूबा? अभी तो ये सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर से भी ऐसी आवाजें उठ सकती हैं? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बिहार के नतीजों के बाद कहा कि अब बीजेपी में क्या चल रहा है, शाह पे चर्चा। दरअसल इस तरह के बयानों की वजह है बिहार में इस बार बीजेपी की पिछली बार से भी बुरी स्थिति। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 91 सीटें मिली थी, जो इस बार घटकर 60 से भी नीचे चली गई। देखिए, बिहारी भाजपा नेताओं के हाथ में प्रचार की कमान नहीं थी। प्रचार की कमान तो संभाल लिए थे अमित शाह, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। अमित शाह ने चुनाव के 1 महीने पहले से बिहार में डेरा डाल लिया था। हर फैसला उनकी मर्जी से हो रहा था। वो दिन में रैलियां करते थे और रात में चुनावी रणनीति पर बैठकें। लेकिन इस सब के बावजूद वो बिहार में वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह की रणनीति बुरी तरह फेल हो गई थी। तो क्या अब बिहार की हार अमित शाह के खत पर कोई असर डालेगी?
ये एक और आशंका जो पैदा हो रही है वो ये कि जो अमित शाह की शैली से या उनकी जो रीत नीति है पार्टी में जैसा वो चलाना चाहते हैं उससे जो असहमत थे पार्टी के भीतर वो उभर के सामने आएंगे और उनको एक ताकत मिलेगी। जनवरी 2016 में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह नतीजों के पहले ही ये कह चुके थे कि चाहे कुछ भी हो अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी अब भी यही कह रही है। अमित शाह जी निश्चित रूप से फिर से संगठन के अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसा एक खेमा सक्रिय है, वो चाहे आडवाणी खेमा हो, और जो आडवाणी खेमे के अलावा नहीं बोल रहे हैं वो भी बदलाव चाहते हैं। तो वो जरूर दबाव बढ़ाएंगे कि अमित शाह की जगह दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। 2014 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था, लेकिन अब लगातार 2 राज्यों की हार के बाद अमित शाह पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव और फिर यूपी के लिए क्या मोदी अमित शाह पर फिर से भरोसा करेंगे या उनके विकल्प की तलाश होगी। शाहनवाज जी, खुद अमित शाह ने कहा कि हम हारे तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। ये उकसाने वाली बात है या नहीं है? पाकिस्तान से क्या मतलब है? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा था उसका मतलब समझ लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर भारत तरक्की करेगा, जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा भारत तरक्की नहीं कर सकता। जो लोग भारत को कमजोर देखना चाहते हैं वो नहीं चाहेंगे कि विकास की सरकार बने, इसलिए पाकिस्तान का जिक्र किया। उनके मकसद में कहीं हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़कर देखना नहीं था, वो इस वजह से कह रहे थे। दूसरी बात, आप लोग आलोचना कर रहे हैं कि अमित शाह इतने कामयाब व्यक्ति हैं कि 20 घंटा मेहनत करते हैं, पूरा वक्त जाके दिया। ये उनके लिए, हमारे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव वहां रहते हैं पूरे टाइम पटना में, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा नहीं हो रही। अमित शाह जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वो पटना में रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 20-20 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे बिहार के नेताओं के लिए तो ये ऐसे नहीं, 20 घंटे पे कोई सवाल नहीं। अमित शाह जी आए, हमारे लिए मेहनत, शरद यादव ने कैंपेन में हम हार गए हैं, तो सारे तर्क हमारे खिलाफ, सारी नहीं, शरद यादव ने हमारे कहा कैंपेन संचालन किया। आपका तो पूरा कैंपेन ही संचालन वहां से हो रहा था अमित शाह जी के यहाँ से। तब नहीं किया तो इसका नीतीश कुमार जी उनकी चलने नहीं दे रहे हैं। वो उनकी पार्टी की चलने नहीं दे रहे हैं, तो वो तो उनकी पार्टी की बात है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे अध्यक्ष है, हमारा चुनाव है, तो क्या अध्यक्ष बैठ के दिल्ली में झाल बजाते? नहीं तो लेकिन चुनाव हो रहा है, चुनाव अगर वो नहीं जाते तो आप ये कहते हैं नहीं अमित शाह गए नहीं, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अब अमित शाह जी गए, अगर आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं है तो ये कह देना कि अमित शाह जी ने ज्यादा काम किया इसलिए हम हार गए। आप एक तो ये तर्क है कि अमित शाह जी का पाकिस्तान में पटाखे वाला बयान का मतलब जो आप निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता जनता ने वो मतलब निकाला। पुनिया साहब, प्रदेश के लोग आप सहमत हैं शाहनवाज जी की बात से? वो डेवलपमेंट के वजह से निकाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने जो बातें कही, वो कहा कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो गुजरात के चुनाव का, बिहार के चुनाव का पाकिस्तान में पटाखे फूटने का क्या ताल्लुक है? वो कहीं ना कहीं वो ये इलेक्शन को धर्म के आधार पर उनको मोड़ना चाहते थे। और जहां तक ये कहना, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने पाकिस्तान के अखबार में ऐड दिया था, लेकिन सवाल ये है कि स्थानीय वो भी भ्रामक था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तरजीह मिली? हर होर्डिंग पे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के डॉन अखबार में ऐड हमने थोड़ी दिया था, चुनाव वो तो जेडीयू ने दिया था। एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अखबार में ऐड दिए तो बहुत सही है। असर पड़ रहा होते हैं, पूरी मोदी कमजोर हो गया है, भारत की सरकार कमजोर हो गई है। बिहार का गूगल ऐड था। देखिए ये जो भ्रम फैलाए गए ना, तो वहां पर है। आखिर नीतीश कुमार का ऐड जो था वो गूगल ऐड था। वो बिहार में अगर डॉन की साइट खोलेंगे तब खुल रहा था, पाकिस्तान में डॉन की साइट खुल रहा था। हम लोगों ने कहा, आपने भी दिए थे 2014 के चुनाव में। देखिए, हम आपको कह रहे किशोर जी कि अगर पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की
अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर कमजोर हों तो इससे पाकिस्तान तो खुश होता ही है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को मजबूत क्यों देखना चाहेगा? ये मकसद था, किसी धर्म और समाज से जोड़कर कहने का मकसद नहीं था। चौथे पांचवें फेज में आकर धर्म समाज से हम लोग मकसद याद आता है क्या? नहीं, आपका नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहुल सीटों का जब चुनाव आया तब ये बयान आया, उसका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं। किशोर जी 1 मिनट 30 सेकंड, मैं आपको कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे अररिया जिला जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, वहां फारबिसगंज की रैली में कहा कि मैं अपील करूंगा कि हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़ें बल्कि गरीबी से लड़ें। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं उस आखिरी फेज में जाके? उन्होंने ये कहा कि नहीं कि एक मुस्लिम लड़का मारा गया जिस पर बिहार की पुलिस ने आके डांस किया, नीतीश कुमार जी एक बार मिलने भी उनसे नहीं गए? ये कहा कि नहीं कहा? आप निकालिए फारबिसगंज में उनके भाषण का फुटेज, मैं मंच पे मौजूद था। वहां जाकर उन्होंने भाईचारे की बात की, सद्भावना की बात की, वहां जाकर हिंदू और मुसलमान को मिलाने की बात की। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम ध्रुवीकरण करा रहे थे? पुनिया साहब, कोई बताइए उनकी सभा में ये कहा कि नहीं कहा? किशोर जी बिल्कुल कहा। मैं कह रहा हूँ सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको याद होगा। नहीं बिल्कुल याद है। उन्होंने कहा कि गरीबी से लड़ना चाहिए, नहीं किया, इसीलिए वो भी याद है और इसीलिए अमित शाह जी की बात कहा ना। जी पुनिया साहब, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं, एक आध सेंटेंस और क्या अपेक्षा नरेंद्र भाई से करते हैं? रोज इस तरह के आपको दिल निकाल के दे दे तब भी यकीन नहीं होगा। उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे? जो संदेश है, आचरण है, व्यवहार है, उससे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफा चुनाव चला जा रहा है, एक तरफा बातें हो रही हैं, तो वो असर पड़ेगा ना। अरे नरेंद्र भाई का आचरण ये है, उनका तो एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी के चश्मे से एक मिनट किशोर जी, पुनिया जी इजाजत दें, शास्त्र वातावरण बनाया, क्या वो धुल सकता है? मैं किशोर जी बोलिए। किशोर जी, नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते हैं उस चश्मे से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनको नहीं दिखते, सब भारतीय दिखते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर एक नजर और एक नजरिया रखते हैं, वो कभी जात पात और धर्म के चश्मे से नहीं देखते। उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उससे पहले क्या क्या तस्वीर बनाई जाती थी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहां मुश्किल है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तानियों की साख बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कोई मुसलमान आज एक व्यक्ति कह सकता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से किसी मुस्लिम भाई को दुख पहुंचा? लोकसभा में घटना होती है दादरी में, घटना होती है दादरी में मुलायम सिंह जी के राज में। किशोर जी इसी से मैंने बात शुरू की थी। विकास के मुद्दे पर टिके हैं, हारे या जीते हम विकास का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। हम हार गए हैं किशोर जी आज, इसलिए सारे नारे हमारे खिलाफ चले गए। हम आपको कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का एक मंत्र है विकास विकास विकास। हम विकास के मुद्दे पर हैं, ये सही है, नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, हम इसको स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। पुनिया साहब के गठबंधन को बधाई देते हैं, वो जीत गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे मुद्दे खत्म हो गए, हमने विकास पर मिला जो वोट मांगा उसका कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब होगा, आज इनका अर्थमेटिक कामयाब हुआ है। आज लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का ये अर्थमेटिक यहाँ जो कामयाब हुआ है, आगे के लिए भी कांग्रेस को कई आइडिया दे रहा है, आगे के लिए भी कांग्रेस को आइडिया दे रहा है। 27 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और पुनिया, ये राहुल जी के लिए इस जीत का क्या मतलब है उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर पुनिया साहब से भी बात करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब मीडिया से बात करने बाहर आए तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। बिहार में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसने 27 सीटों पर जीत हासिल की। दिलचस्प यह है कि 2010 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें हाथ लगी थी। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस की सीटें 6 गुना बढ़ गई हैं। ये गठबंधन में चुनाव लड़ने का नतीजा है, लेकिन कम सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस का वोट शेयर 6.7% रह गया है, जो पिछली बार 8.37% था। पिछली बार कामयाबी का प्रतिशत था सिर्फ 2, जबकि इस बार कामयाबी का प्रतिशत बढ़कर हो गया है 63। नतीजों के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने मोदी को एक सलाह दे डाली। कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान
1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए, क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। बिहार को लेकर राहुल और कांग्रेस की खुशी की वजह यह है कि पिछले साल मई में लोकसभा में सिर्फ 44 सीटें रह जाने के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में सत्ता से बाहर होने के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। 27 सीटों से बड़ी खुशी मोदी के विजय रथ को बिहार जैसे बड़े राज्य में रोकने की है। पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी बिहार में जीत के फार्मूले को बाकी राज्यों में अपनाना चाहेंगे? क्या कांग्रेस गठबंधन के छोटे सदस्य के तौर पर क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाकर मोदी का सामना करेगी? और पुनिया साहब हमारे साथ हैं। पुनिया साहब, बीएसपी के साथ अब क्या गठबंधन करना चाहिए यूपी में? नहीं, गठबंधन की कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार की परिस्थितियां थी, उसके आधार पर वहां के गठबंधन किया और उसके नतीजे अच्छे आए। उत्तर प्रदेश में हम स्वयं मजबूती से काम कर रहे हैं और बूथ स्तर पर संगठन बनाया है और हम अपने बूथे पर सरकार बनाएंगे 2017 का जब चुनाव होगा। इसलिए उसकी कोई संभावना नहीं है। बीएसपी या किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन करने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये हम अवश्य कहेंगे कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हम दिल्ली की सियासत पॉलिटिक्स करेंगे और जगह जगह जाएंगे, लालटेन लेके बनारस भी जाएंगे, वहां पर भी देखेंगे जो वादे किए क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए। ये आज जरूरत इस बात की है, जिस तरह का विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है, जिस तरह से जहर घोला जा रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो एकजुट होकर इसका सामना करें। और आज राहुल जी ने जैसे कहा है, आप कह रहे हैं यूपी में विचारधारा है उसकी हार हुई है, यूपी में अरिथमेटिक नहीं हो रहा है, उसकी हार हुई है और वो बहुत आवश्यक है। अभी जो पुनिया साहब कह रहे हैं शाहनवाज जी, उस हिसाब से यूपी में वो अरिथमेटिक नहीं होने वाला है जो बिहार में। किशोर जी दोहरा दें, असल उनकी पुनिया जी की आवाज में आपकी आवाज दब रही है। पुनिया साहब कह रहे हैं कि यूपी में वो अरिथमेटिक नहीं करेंगे, यूपी में वो अलग लड़ेंगे। ये समझ रहे हैं कि इस अर्थमेटिक से, जी इस अर्थमेटिक से नहीं, देखिए अलग लड़ें या साथ लड़ें, यूपी की रणनीति अलग है, हम भी लड़ेंगे। हर चुनाव से हम कुछ सीखते हैं, हम मजबूती से यूपी भी लड़ेंगे, बंगाल भी लड़ेंगे और आसाम भी लड़ेंगे। दिक्कत यह है कि एक चुनाव हारने से, अभी मोहाली में किशोर जी दक्षिण अफ्रीका की नंबर 1 टीम है, मोहाली में मैच हार गई, तब सब मैच वही हारती रहेगी। अरे एक मैच हारे हैं, बिहार में हार गए, जिम्मेदारी लेते हैं हम प्रदेश के नेतृत्व के लोग। अच्छा, बहुत मेहनत, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, क्या इसका अमित शाह जी की मेहनत, ये नतीजा आप कह रहे हैं हम सीख लेंगे, भूपेन्द्र जी, आप कह रहे हैं सब लोग लगे थे प्रभारी के तौर पर, लेकिन फिर भी अगर हम हार गए हैं तो हम प्रदेश के नेतृत्व को सहयोग के बावजूद, तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हम सीख लेंगे। मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे, क्या सीख ये होगी कि दिल्ली में भी हरामजादे कुछ नहीं चला था, यहां पर भी वो सब नहीं चला है कि यूपी में आप वो सब नहीं करेंगे, यूपी में उग्र हिंदुत्व वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सीख ली जाएगी? देखिए हम कहाँ उग्र हिंदुत्व करते हैं, हमारे ये लोग क्या क्या नहीं बोलते हम लोग के खिलाफ, उसकी चर्चा नहीं होती। कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हमने क्या ऐसा किया है? हम सबका साथ, सबका विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, हम भाईचारा सद्भावना से देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान आपस में मत लड़ो, गरीबी से लड़ो। प्रधानमंत्री लाल किले से भाईचारे की बात कर रहे हैं, भी नहीं रहे हैं, अगर हम न सीख लेने की बात तो आती नहीं है। शायद हमारा विश्लेषण गलत है, हमारा आकलन गलत है, लेकिन जो एक साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से ये माहौल बना उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। खैर, आप भी अपना सोचेंगे, देखेंगे, पार्टी भी देखेगी कि क्या इसकी वजह रही।
तो यूपी चुनाव में और आने वाले चुनाव में हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले और हो सकता है वाकई विकास पर बात हो जिस पर जनता भी शायद चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनिया जी और शाहनवाज जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।